हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। यूक्रेन के इन रहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि आग कितनी बड़ी है और यह कैसे लगी है। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात की और हालातों के बारे में जानकारी दी। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया है। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया है। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया है। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। साथ ही IAEA ने कहा कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत हैं। बिहार के भागलपुर में बीती रात एक कार कई धमाके यहां पर हुए, जिससे पूरा शहर दहल उठा। धमाके की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। घटना में 7 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। घटना की जांच में बारूद, पटाखा और देसी बम बनाने की बात कही गई है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,396 नए केस सामने आए और 201 लोगों की मौत हो गई। कल 6,561 मामले और 142 मौतें दर्ज की गई थे, यानी कल की तुलना में आज मामले कम हुए हैं। भारत ही नहीं, मौजूदा वक्त में महिला क्रिकेट की सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। इसके लिए झूलन को बस 4 बल्लेबाजों को आउट करना है। झूलन गोस्वामी फिलहाल 28 मैचों में 36 विकेट लेकर चौथे स्थान पर है, यानी 3 गेंदबाज उनसे आगे है। घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात की और हालातों के बारे में जानकारी दी। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिझिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया है। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी। साथ ही IAEA ने कहा कि हम स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत हैं। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि 3000 से ज्यादा छात्र खार्किव में फंसे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया था और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन हमारी सेना ने उन्हें बंधक से मुक्त कराया और निकालने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। दोनों एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी हैं, जिससे फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। वहीं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रेडियो संदेश जारी किया है, जिसमें रूसी सैनिक बमबारी का आदेश नहीं मान रहे हैं। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर वैश्विक परमाणु हथियारों का 90% से अधिक हिस्सा है। दोनों के पास अपने परमाणु हथियार, मिसाइल और विमान वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक और महंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों देशों ने इनमें से लगभग 2000 को हाई ऑपरेशन अलर्ट की स्थिति में रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब 90वें दिन भी पहुंच चुका है। दोनों देश के सैनिक युद्ध के मैदान पर डटे हैं। इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के पहले हफ्ते में 249 नागरिक मारे गए, जबकि 553 लोग घायल हुए हैं।
जंग शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस रूस की फ्लाइट पर बैन लगा दिया। इसके जवाब में रूस ने 36 देशों से हवाई संपर्क तोड़ने का ऐलान किया। 2021 में दुनिया की कुल एयरलाइन में रूस का हिस्सा 6% है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की से बात की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्रवाई अब सीधे तौर पर पूरे यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हमें यूक्रेन के साथ खड़े हैं और अंतिम समय तक साथ देते रहेंगे। यूक्रेन के खिलाफ रूस का जंग जारी है। इस बीच आज फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुएल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली। इसके बाद मैक्रों ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना बाकी है। मैक्रों ने करीबी से इन्हें इनकी जानकारी दी है। यूक्रेन और रूस की दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही। अब जल्दी तीसरे दौर की बैठक होगी। बैठक में पुतिन के सलाहकार ने कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संघर्ष के राजनीतिक समाधान से संबंधित मुद्दों समेत एक बात लिखी गई है। उन्होंने स्पष्ट की कि रूस और यूक्रेन नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने के अस्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। पाबंदियों के तहत पुतिन ने प्रेस सचिव और रूस के बड़े उद्योगपति अली शेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा की कि वह 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजन पर वीजा पाबंदी लगा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका असर जमीन के साथ अंतरिक्ष में भी दिखाई दे रहा। रूस ने लॉन्चिंग से पहले अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का फ्लैग हटा दिया। हालांकि भारत का तिरंगा इस पर अब भी मौजूद है। रूसी स्पेस एजेंसी ने फ्लैग हटाने का वीडियो जारी कर लिखा कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। यूक्रेन से जंग के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया गया। फरीदाबाद में कंट्रोल रूम बनाया गया। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने सर्वलाइव गाइडलाइंस जारी की है। इन गाइडलाइन में फोन की बैटरी के कम इस्तेमाल से लेकर छोटे छोटे ग्रुप के कमांडर बनाना और बमबारी होने की दशा में सुरक्षित रहने जैसे उपाय बताए गए। वहीं लड़ाई के दौरान फोटो या वीडियो न बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। अब तक कुल 18,000 लोग भारत लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानों से 6,400 भारतीयों को देश लाया गया है। 10 मार्च तक सभी को लाने का टारगेट रखा गया। अब कुछ ठीक तरह से हो, इसकी जिम्मेदारी 24 मंत्रियों ने संभाली है। भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने भी 130 बसें लगाई हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने कहा कि आज खबर मिली कि कीव से आ रहे एक छात्र को गोली लग गई और इसे बीच रास्ते में वापस कीव ले जाया गया। हम कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट से गाजियाबाद में स्थित इंडियन एयरबेस पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सरकार का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। शेयर बाजार के लिए आज भी ग्लोबल संकेत कमजोर हैं और घरेलू शेयर बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत हुई है। आज एशियाई बाजार में भी गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। BSE का सेंसेक्स करीब 450 अंकों की गिरावट के साथ खुला। वहीं 1,158 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 16,339 के लेवल पर खुला है। भारत ही नहीं, मौजूदा वक्त में महिला क्रिकेट के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। इसके लिए झूलन की बस 4 बल्लेबाजों को आउट करना है। झूलन गोस्वामी फिलहाल 28 मैचों में 36 विकेट लेकर चौथे स्थान पर है, यानी 3 गेंदबाज उनमें आगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची के हाई कोर्ट में सुनवाई होगी।
इससे पहले लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इसको लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बिहार के भागलपुर में बीती रात एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिससे पूरा शहर दहल उठा। धमाके की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इससे 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा है। घटना में 7 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हैं। घटना की जांच में बारूद, पटाखा और देसी बम बनाने की बात कही गई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों को करीब 178 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। कल 24,84,412 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 178 करोड़ 29,13,060 डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 6,396 नए केस सामने आए और 201 लोगों की मौत हुई। कल 6,561 मामले और 142 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 2033 रह गई है। वहीं 654 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1 संक्रमित मरीज की मौत हुई है। रायपुर में 20, दुर्ग में 14, राजनांदगांव और बालोद में 3-3 मरीज मिले। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1005 हो गई है। वहीं 223 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद दोपहर 1:30 बजे फूलपुर मार्केट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल पिंडरा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह वाराणसी में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी के सकाल डी और ओबरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ग्रामीण वोटर्स को साधने की तैयारी में है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ को सक्रिय किया है। कांग्रेस अब ग्रामीण अंचलों में छोटी छोटी सभाओं का आयोजन करेगी। साथ ही ग्रामीण अंचलों में डिजिटल सदस्यता अभियान पर भी फोकस किया जाएगा। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कर्मचारियों को लेकर एक फरमान जारी किया गया है। अब अस्पताल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बिना किसी काम के दूसरे डिपार्टमेंट नहीं जा सकेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट में बिना किसी काम के पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक साथ खड़े होकर चाय पीने पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना आज पदभार ग्रहण करेंगे। राजधानी भोपाल में शाम 4:30 बजे पदभार ग्रहण समारोह रखा गया है। बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुधीर सक्सेना। वहीं आज वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का विदाई समारोह होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरेंदेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रभारी शनिवार को सांसद, विधायक और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और पवन साथ में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज से शिशु संरक्षण माह की शुरुआत हो रही है। इस शिशु संरक्षण माह में बच्चों को आयरन सिरप पिलाई जाएगी। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की प्रोफिलैक्टिक डोज दिया जाएगा। प्रदेश भर में 28.30 लाख को आयरन और फॉलिक एसिड देने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर के सेवानिवृत्त फौजी का भव्य स्वागत किया गया। 18 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुए फौजी का बाजे गाजे के साथ स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। सेवानिवृत्त फौजी को स्टेशन से हाथी पर बैठाकर घर लाया गया। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त फौजी ने बताया बंगाल, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा, पुणे सहित कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। भोपाल के अहमदपुर पंप हाउस का वाल्व खराब होने के कारण 100 कॉलोनियों में आज नर्मदा का पानी नहीं आएगा। शहर की 5 लाख आबादी को आज पानी नहीं मिलेगा। नगर निगम पानी के टैंकरों के जरिए लोगों को पानी उपलब्ध कराएगा। नगर निगम ने पानी के वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा के बारोदार क्षेत्र के कई वार्डों में
अभी से ही पेयजल संकट शुरू हो गया। मामले में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा कि नगर में पेयजल की समस्या बढ़ रही है और गर्मी में यह विकराल हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा और समस्या के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। बिलासपुर में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 340 नग प्रतिबंधित सिरप जब्त किया है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। ग्वालियर में नलकूप खनन घोटाले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री बाबू और ठेकेदार को सजा सुनाई है। वहीं मामले में 4 आरोपियों की अपील खारिज हुई है। बता दें कि ग्वालियर पीएचई ने नलकूप खनन के नाम पर घोटाला हुआ था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने ये अहम फैसला सुनाया है। दुर्ग के मोहननगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां ट्रक और बाइक टकराने के बाद पुल के नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रक और बाइक चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। धमधा नाका ओवरब्रिज पर यह सड़क हादसा हुआ। मोहननगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरवाई के गुल्लीडांड में अज्ञात चोरों ने एक बंद दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और 40,000 रुपए नकद सहित सोने की अंगूठी और लॉकेट भी पार कर दिया। घटना की सूचना मिलती है पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पेंड्रा पुलिस ने डीजल चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने 385 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं 3 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रकों से डीजल चोरी कर मध्य प्रदेश में बेचते थे। सभी आरोपी अनूपपुर जिले के रहने वाले हैं। खरगोन जिले के टेमला गांव में एक दलित युवती को शिव मंदिर में जाने से रोका गया है। युवती को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत युवती ने एसपी के सामने की है। युवती ने आरोप लगाया कि कई और मंदिरों में दलितों को जाने से रोका जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मंदिर के पुजारी समेत 2 अन्य महिला के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की है। जांजगीर क्षेत्र के खोखरा गांव के एक गोदाम में अचानक आग लग गई। सूचना मिलती मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया, जिसमें करीब 20 लाख रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दिल्ली में सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा और सतत विकास हमारी पुरातन परंपराओं से प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है। भारत का स्पष्ट विजन है कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वादा किया है। मैंने COP26 में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए लाइफ मिशन की बात की थी। इसके जरिए ऊर्जा में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही ये लोगों की आजीविका का साधन भी बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उनमें चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह उन्हें मैं देखता हूँ। इसी विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और इस बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। यूक्रेन के एन रहोदर में शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी से अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कितनी बड़ी है और यह कैसे लगी। इस घटना के बाद अंदाज है रूस के हमले से यूक्रेन में और हालात बिगड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस पर हाई लेवल बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन से भारतीयों को जल्द से जल्द निकालने और आगे की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। वहीं यूक्रेन के ताजा हालातों पर भी पीएम ने जानकारी ली। यूक्रेन में हमलों की वजह से हजारों भारतीय समेत कई देशों के नागरिक कई शहरों में फंसे हुए हैं। इस बीच रूस ने कहा कि उसने भारतीयों और अन्य देशों के नागरिकों को खार्किव और सुमी से निकालने के लिए 130 बसों का इंतजाम किया है। रूसी राष्ट्रीय रक्षा नियंत्रण केंद्र के प्रमुख कर्नल ने कहा कि बसें निकोतेवका और सुदाझा चेक पॉइंट पर तैयार हैं। यूक्रेन के एन रहोदर शहर में स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को लेकर एक बार फिर बड़ी खबर सामने आई है। इस प्लांट में शुक्रवार को रूसी बमबारी में अचानक आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी हैं। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि आग कितनी बड़ी है और यह कैसे लगी। वहीं इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से फोन पर बात की और हालातों के बारे में जानकारी दी। रूसी सेना ने यूक्रेन में यूरोप के सबसे बड़े जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास के
को अपने कब्जे में ले लिया और इस घटना के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस को परमाणु आतंकवाद करार दिया है। जेलेंस्की ने मॉस्को पर परमाणु आतंक का सहारा लेने और चेर्नोबिल परमाणु दुर्घटना को दोहराने की इच्छा रखने का आरोप लगाया। यूक्रेन में परमाणु संयंत्र में गोलीबारी के बाद ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक बुलाई है। इसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने गंभीर खतरे की चेतावनी दी है। साथ ही IAEA ने कहा कि हम इस स्थिति के बारे में यूक्रेनी अधिकारियों के संपर्क में हैं और परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर गोलीबारी की खबरों से भी अवगत हैं। जंग के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर रूस ने बड़ा दावा किया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि 3000 से ज्यादा छात्र खार्किव में फंसे थे, जिन्हें यूक्रेन की सेना ने बंधक बनाया था और उनका इस्तेमाल ढाल के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन हमारी सेना ने उन्हें बंधक से मुक्त कराया और निकालने के लिए उन्हें सुरक्षित स्थान दिया। रूस की बमबारी में यूक्रेन के 10 से ज्यादा शहर बर्बाद हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बातचीत भी जारी है। दोनों एक ह्यूमन कॉरिडोर बनाने पर राजी हैं, जिसमें फंसे हुए लोगों को निकाला जाएगा। वहीं ब्रिटिश खुफिया एजेंसी ने रेडियो संदेश जारी किया, जिसमें रूसी सैनिक बमबारी का आदेश नहीं मान रहे हैं। रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 4 मिसाइल और विमान वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने के लिए व्यापक और महंगे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। दोनों देशों ने इनमें से लगभग 2000 को हाई ऑपरेशनल अलर्ट की स्थिति में रखा है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अब 9वें दिन भी पहुंच चुका है। दोनों देश के सैनिक युद्ध के मैदान पर डटे हुए हैं और इसी कड़ी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार ऑफिस ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के पहले हफ्ते में 249 नागरिक मारे गए, जबकि 553 लोग घायल हुए। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन समेत दुनिया के 38 देशों ने अपने एयर स्पेस में रूस की फ्लाइट पर बैन लगा दिया। इसके जवाब में रूस ने 36 देशों से हवाई संपर्क तोड़ने का ऐलान किया है। 2021 में दुनिया की कुल एयरलाइंस में रूस का हिस्सा 6% है। यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने आज यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बात की। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन की लापरवाह कार्रवाई अब सीधे तौर पर यूरोप की सुरक्षा के लिए खतरा हो सकती है। हम यूक्रेन के साथ खड़े और अंतिम समय तक साथ दे रहे हैं। यूक्रेन के खिलाफ रूस का जंग जारी है। इस बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 90 मिनट तक बातचीत चली, जिसके बाद मैक्रों ने कहा कि पुतिन पूरे यूक्रेन पर कब्जा करना चाहते हैं। यूक्रेन में सबसे बुरा होना बाकी है, मैक्रों ने करीबी ने इसकी जानकारी दी है। यूक्रेन और रूस की दूसरी बैठक भी बेनतीजा रही। अब जल्दी तीसरे दौर की बैठक होगी। बैठक में पुतिन के सलाहकार ने कहा कि दोनों पक्षों की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। संघर्ष के राजनीतिक समाधान से संबंधित मुद्दों समेत एक बात लिखी गई है। उन्होंने पुष्टि की कि रूस और यूक्रेन नागरिकों को निकालने के लिए सुरक्षित गलियारे बनाने के अस्थायी समझौते पर पहुंच गए हैं। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की करीबी कुछ लोगों पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नई पाबंदियों के तहत पुतिन के प्रेस सचिव और रूस के बड़े उद्योगपति अलीशेर के साथ ही पुतिन के एक और करीबी पर निशाना साधा गया। अमेरिका के विदेश विभाग ने यह घोषणा भी की है वह 19 रूसी कारोबारियों और उनके परिजनों पर वीजा पाबंदी लगा रहा है। यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। इसका असर जमीन के साथ साथ अंतरिक्ष में भी दिखाई दे रहा। रूस ने लॉन्चिंग से पहले अपने स्पेस रॉकेट से अमेरिका, जापान और ब्रिटेन का फ्लैग हटा दिया। हालांकि भारत का तिरंगा इस पर मौजूद है। रूसी स्पेस एजेंसी ने फ्लैग हटाने का वीडियो जारी कर लिखा कि हमारा रॉकेट कुछ देशों के झंडे के बिना बेहतर दिखेगा। यूक्रेन से जंग के बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने एक हेल्प डेस्क बनाया है। मुंबई एयरपोर्ट पर भी हेल्प डेस्क बनाया गया है। फरीदाबाद में कंट्रोल रूम बनाया गया है। यूक्रेन में फंसे लोगों के परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय ने सर्वाइवल गाइडलाइंस जारी किया है। इन गाइडलाइन में फोन की बैटरी कम इस्तेमाल से लेकर छोटे छोटे ग्रुप के कमांडर बनाना और बमबारी होने की दशा में सुरक्षित रहने जैसे उपाय बताए गए हैं। वहीं लड़ाई के दौरान फोटो या वीडियो न बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूक्रेन से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। अब तक कुल 18,000 लोग भारत लौट चुके हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत 30 उड़ानों से 6,400 भारतीयों को देश लाया गया। 10 मार्च तक सभी को लाने का टारगेट रखा गया है। अब कुछ ठीक तरह से हो इसकी सब कुछ ठीक तरह से हो इसकी जिम्मेदारी 24 मंत्रियों ने संभाली है। भारतीयों को निकालने के लिए रूस ने भी 130 बसें लगाई हैं।
यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड में मौजूद केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि आज खबर मिली कि कीव से आ रहे एक छात्र को गोली लग गई और उसे बीच रास्ते से ही वापस कीव ले जाया गया। हम कम से कम नुकसान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना के 2 C-17 विमान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर हंगरी के बुडापेस्ट गाजियाबाद में स्थित हिंडन एयरबेस पहुंचे। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने आने वाले भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाए और सरकार का शुक्रिया अदा किया। दिल्ली में यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर एक स्पेशल फ्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने एयरपोर्ट पर छात्रों का स्वागत किया। इस दौरान छात्रों ने भारत माता की जय के नारे लगाते हुए केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया। यूक्रेन में फंसे मध्य प्रदेश के छात्रों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि प्रदेश सरकार के पास 454 लोगों ने कि यूक्रेन में फंसे होने की सूचना है, जिनमें से 304 छात्रों को सुरक्षित प्रदेश लाया गया। फिलहाल यूक्रेन में मध्य प्रदेश के 105 लोग फंसे हुए हैं। वो अभी सभी लोग राज्य सरकार के संपर्क में हैं। दिल्ली में सतत विकास के लिए ऊर्जा पर वेबिनार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ऊर्जा और सतत विकास हमारी पुरातन परंपराओं से प्रेरित है और भविष्य की आवश्यकताओं आकांक्षाओं की पूर्ति का मार्ग है। भारत का स्पष्ट विजन है कि सतत विकास सतत ऊर्जा से ही संभव है। पीएम मोदी ने कहा कि ग्लासगो में हमने 2070 तक नेट जीरो के स्तर तक पहुंचने का वादा किया। मैंने COP26 में सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए लाइव मिशन की बात की थी, जिसके जरिए ऊर्जा में न तो बढ़ोतरी हुई न लोगों के आजीविका का साधन भी बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने अपने लिए जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें मैं चुनौती की तरह नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता हूं। इस विजन पर भारत बीते वर्षों से चल रहा है और बजट में इनको पॉलिसी लेवल पर और आगे बढ़ाया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि हम घर के बाग बगीचे या बालकनी में हर परिवार के एक सोलर ट्री की एक नई अवधारणा विकसित कर सकते हैं। यह सोलर ट्री घर की 10 से 20% बिजली में मदद कर सकता है। ये घर की पहचान भी बन जाएगा, जिससे लोग कहेंगे कि सोलर ट्री वाला घर पर्यावरण के प्रति जागरूक नागरिकों का घर है। शेयर बाजार के लिए आज भी ग्लोबल संकेत कमजोर है और घरेलू शेयर बाजार की गिरावट के साथ शुरुआत हुई। आज एशियाई बाजार भी गिरावट के साथ ही कारोबार कर रहा है। बीएसई का सेंसेक्स करीब 450 अंकों की गिरावट के साथ खुला है। 157 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी 16,339 के लेवल पर खुला है। भारत ने मौजूदा वक्त में महिला क्रिकेट की सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के नाम नया रिकॉर्ड दर्ज होने जा रहा है। इसके लिए झूलन को बस 4 बल्लेबाजों को आउट करना होगा। झूलन गोस्वामी फिलहाल 28 मैचों में 36 विकेट लेकर चौथे स्थान पर है, यानी 3 गेंदबाज उनसे आगे हैं। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज रांची के हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले लालू यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसको लेकर उनकी ओर से हाई कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। बिहार के भागलपुर में बीती रात एक कर कई धमाके हुए, जिसमें पूरा शहर दहल उठा। धमाके की गूंज पूरे शहर में सुनाई दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि इसमें 2 से 3 मकानों को नुकसान पहुंचा। घटना में 12 लोगों की मौत हुई और कई लोग घायल हैं। घटना की जांच में बारूद पटाखा और देसी बम बनाने की बात सामने आई है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों के करीब 178 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। कल 24,84,412 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन के 178 करोड़ 29,13,060 डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी, कोरोना योद्धाओं और 60 साल से ज्यादा आयु वाले अन्य बीमारियों से ग्रस्त लोगों को 2 करोड़ से ज्यादा एहतियाती टीके लगाए गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामलों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 6,396 नए केस सामने आए और 201 लोगों की मौत हो गई। कल 6,561 मामले और 142 मौतें दर्ज की गई थी, यानी कल की तुलना में आज मामले घटे हैं। मध्य प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार लगातार कम होती जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 141 नए मरीज मिले हैं, जबकि 2 संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। प्रदेश में अब एक्टिव केस की संख्या 2033 रह गई है। वहीं 654 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 110 नए मरीज मिले हैं, जबकि एक संक्रमित मरीज की मौत हुई है। रायपुर में 20, दुर्ग में 14, राजनांदगांव और बालोद में 3-3 मरीज मिले हैं। प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1005 हो गई है। वहीं 223 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद दोपहर 1:30 बजे फूलपुर मार्केट में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। सीएम भूपेश बघेल लुड्रा विधानसभा क्षेत्र में भी प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। सीएम शिवराज सिंह वाराणसी में 2 चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी के सकालटी और ओबरा विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे। मध्य प्रदेश में अब कांग्रेस ग्रामीण वोटर्स को साधने की तैयारी में। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कांग्रेस पंचायती राज प्रकोष्ठ को सक्रिय किया है। कांग्रेस अब ग्रामीण अंचलों में छोटी छोटी सभाओं का आयोजन करेगी। साथ ही ग्रामीण अंचलों में डिजिटल सदस्यता अभियान पर भी फोकस किया जाएगा। भोपाल के मीडिया अस्पताल में कर्मचारियों को लेकर एक फरमान जारी किया गया है। अब अस्पताल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी बिना किसी काम के दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकेंगे। दूसरे डिपार्टमेंट में बिना किसी काम के पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही एक साथ खड़े होकर चाय पीने पर भी रोक लगाई गई है। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी सुधीर सक्सेना आज पदभार ग्रहण करेंगे। राजधानी भोपाल में शाम 4:30 बजे पदभार ग्रहण समारोह रखा गया है। बता दें कि 1987 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं सुधीर सक्सेना। वहीं आज वर्तमान डीजीपी विवेक चौहरी का विदाई समारोह होगा। छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी और राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश 2 दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचेंगे। बीजेपी प्रभारी शनिवार को सांसद, विधायक और कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। इस बैठक में प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर चर्चा होगी। प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देसाई और पवन साय भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में आज से शिशु संरक्षण माह की शुरुआत हो गई है। इस शिशु संरक्षण माह में बच्चों को आयरन सिरप पिलाई जा रही है। 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की प्रोफिलैटिक डोज दिया जा रहा है। बता दें कि प्रदेश भर में 28.30 लाख को आयरन और फॉलिक एसिड देने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर में सेवानिवृत्त फौजी का भव्य स्वागत किया गया। 18 वर्ष की नौकरी के बाद सेवानिवृत्त हुए फौजी का बाजे गाजे के साथ स्थानीय लोगों ने स्वागत किया। सेवानिवृत्त फौजी को स्टेशन से हाथी पर बैठाकर घर लाया गया। बताया जा रहा है कि सेवानिवृत्त फौजी ने बंगाल, जम्मू कश्मीर, बड़ौदा, पुणे सहित कई जगहों पर अपनी सेवाएं दी हैं। भोपाल के अहमदपुर पंप हाउस का वाल्व खराब होने के कारण 100 कॉलोनियों में आज नर्मदा का पानी नहीं आएगा। शहर की 5 लाख आबादी को आज पानी नहीं मिलेगा। नगर निगम पानी के टैंकरों के जरिए लोगों को पानी उपलब्ध कराएगा। नगर निगम ने पानी की वैकल्पिक व्यवस्था रखने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा के बाराद्वार क्षेत्र के कई वार्डों में अभी भी पेयजल संकट शुरू हो गया। मामले में नगर पंचायत के उपाध्यक्ष ने कहा कि नगर में पेयजल की समस्या बढ़ रही है और गर्मी में यह विकराल हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर को इस समस्या से अवगत कराया जाएगा और समस्या के निराकरण का प्रयास किया जाएगा। बिलासपुर में प्रतिबंधित कप सिरप के साथ 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 340 नग प्रतिबंधित सिरप जब्त किया। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई कर रही है। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह मामला है। ग्वालियर में नलकूप खनन घोटाले में हाईकोर्ट ने तत्कालीन कार्यपालन यंत्री बाबू व ठेकेदार को सजा सुनाई है। वहीं मामले में 4 आरोपियों की अपील खारिज हुई है। बता दें कि ग्वालियर पीएचई में नलकूप खनन के नाम पर घोटाला हुआ था, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने यह अहम फैसला सुनाया है। दुर्ग के मोहन नगर थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया, जहां ट्रक और बाइक टकराने के बाद पुल के नीचे जा गिरी। हादसे में ट्रक और बाइक चालक समेत 4 लोगों की मौत हो गई। धमधा नाका ओवरब्रिज पर यह सड़क हादसा हुआ है। मोहन नगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। मरवाई के गुल्ली डांड में अज्ञात चोरों ने एक बंद दुकान का ताला तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम दिया और 40,000 रुपए नकद सहित सोने की अंगूठियां और लॉकेट को भी पार कर दिया। घटना की सूचना मिलती पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पेंड्रा पुलिस ने डीजल चोर गिरोह को पकड़ने में सफलता पाई है। पुलिस ने 385 लीटर डीजल के साथ एक आरोपी को पकड़ा है। वहीं 3 आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ट्रकों से डीजल चोरी कर मध्य प्रदेश में बेचते थे। सभी आरोपी अलीपुर जिले के रहने वाले हैं।
खरगोन जिले के टेमला गांव में एक दलित युवती को शिव मंदिर में जाने से रोका गया। युवती को रोकने का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत युवती ने एसपी के सामने की। युवती ने आरोप लगाया कि कई और मंदिरों में दलितों को जाने से रोका जा रहा है। शिकायत के बाद पुलिस ने मंदिर के पुजारी समेत 2 अन्य महिला के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। जांजगीर क्षेत्र के खोखरा गांव के एक गोदाम में आग लग गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग लगने से दुकान का सामान जलकर खाक हो गया, जिससे करीब 20 लाख रुपए के नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। महासमुंद में शासकीय प्राथमिक स्कूल पर अभिभावकों ने ताला लगाकर स्कूल बंद कर दिया। इस दौरान अभिभावकों ने शिक्षक की वापसी की मांग की। वहीं तालाबंदी के घंटों बाद भी कोई अधिकारी नहीं पहुंचे, जिस पर नाराजगी जाहिर की। बता दें कि स्कूल में 1 से 5वीं तक के 85 बच्चे पढ़ाई करते हैं। कवर्धा जिले में एक ट्रक और पिकअप की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में पिकअप में बैठे कंडक्टर की मौत हो गई। घायल साथ ही चालक समेत 2 अन्य लोग घायल हो गए। घटना बोडला थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।